नमस्कार, कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ भारतीय पुलिस सेवा के एक ऐसे ऑफिसर हैं जिनकी पर्सनैलिटी में इतने आयाम हैं, इतने डायमेंशंस हैं कि हम भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अगर मैं उनको करीब से देखता हूं तो मुझे यकीनी तौर पर यह भरोसा होता है कि वाकई अगर आपको जिंदगी जीनी है तो आप इसी तरह से इसको एक्सेप्ट कीजिए, एक चैलेंज की तरह, और यह भी मानिए कि वाकई जिंदगी में आप जो कुछ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। वो 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और इसके साथ फिल्म उनके साथ जुड़ी रही। वो एक कुशल अभिनेता हैं। इसके अलावा कुकिंग उनकी हॉबी है, कुकिंग में वो माहिर हैं और वो एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी भी हैं। आप उनको देखेंगे तो ऐसा लगता है हम किसी फिल्म अभिनेता से मिल रहे हैं। आप उनकी शरीर सौष्ठव को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हमारे साथ है। क्रिकेट भी उनका पैशन रहा है और अगर हम बात करें उनके करियर की तो एक शानदार करियर उनका रहा है, चाहे वो बात हो मध्य प्रदेश की, जो उनका कैडर है मध्य प्रदेश कैडर, या फिर बात उन्होंने मध्य प्रदेश के बाहर चाहे चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी में काम किया हो या फिर केंद्र सरकार में उनकी नियुक्तियां रही हों। हमारे साथ हैं वर्तमान में एडीजी जेल की भूमिका निभाने वाले 1989 बैच के ऑफिसर सुशोभन बनर्जी साहब। बहुत स्वागत करता हूं बनर्जी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपको देखकर एक बड़ी एनर्जी, एक बड़ी ताकत मिलती है क्योंकि अभी भी इतनी खुशनुमा पर्सनैलिटी, इतना खूबसूरत आपका व्यक्तित्व है। मैं आपको पीछे ले जाऊं। कोलकाता से सफ़र शुरू होता है, एक खूबसूरत सा नौजवान जिसकी आंखों में सपने हैं, और शायद ये वो दौर था जब सुनील गावस्कर और कपिल देव का दौर था। तो क्या मन में, आपके मन में आईपीएस से ज़्यादा या इस करियर को अपनाने से ज़्यादा पहले स्पोर्ट्स की बात थी? आईपीएस तो उस समय दिमाग में था ही नहीं कहीं भी नहीं था जी। नौकरी वगैरह कुछ भी नहीं था जी। सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य था, क्रिकेट खेलना है जी। तो उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं पहुंचा कलकत्ता से। जी। कलकत्ता में मैं खेलता था, फर्स्ट डिवीज़न लीग भी खेलता था। पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे लगा कि वहाँ शायद बहुत सारे लोग इंडियन टीम में होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ अगर पहुँच जाए तो किसी तरह से मैं अपना रास्ता बना लूँगा। तो वहाँ पहुँच गया, हिंदू कॉलेज में एडमिशन हुई। और एडमिशन तो खैर उस ज़माने में इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता था जितना आज है। कुछ स्पोर्ट्स का भी एक मेरा कंट्रीब्यूशन था और परसेंटेज ठीक ठाक था। जी। तो एडमिशन हिंदू कॉलेज में मिल गई। 2-3 साल मैंने क्रिकेट खेला। 3 साल तो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेला और पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दिया नहीं था तो एक फिर ऐसा लगा कि शायद मैं अपने जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ से अगर मैं खेल रहा होता तो शायद मुझे ज़्यादा सपोर्ट मिलता। तो एक बाहर से जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक हॉस्टल में रहकर एक कोई खिलाड़ी हो, और उस समय बहुत ज़्यादा अवसर भी नहीं मिलते थे, आईपीएल वगैरह था नहीं, और वही एक रणजी और दिलीप ट्रॉफी और यही सब था, उसके अलावा और कुछ था नहीं। तो मुझे लगा कि शायद मैं अपना जो भी सपना है इसमें पूरा नहीं कर पाऊँगा। तो फिर एक रात को मैंने सोचा यार अपनी ज़िंदगी से करना क्या है। हाँ। उस समय उम्र आपकी कितनी थी? बस 22 साल। उससे ज़्यादा नहीं। जी। जी। तो सारे लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक ही बात करते थे, यूपीएससी यूपीएससी यूपीएससी। तो मैंने पूछा ये है क्या जी। तो बोले कि अरे वो फलाना वो निकाल लिया और ये आईएएस में आ गया, वो आईपीएस में आ गया, इधर आ गया उधर आ गया। मैंने अपनी फादर से बात की। मैंने कहा लोग मेरे आसपास के सारे जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि ये सब यूपीएससी दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है तो उनको तो ज़रा भी उम्मीद नहीं थी जी। क्योंकि वो सोचते थे मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ दिल्ली में क्रिकेट खेल करके तो उन्होंने कहा यार तुम तो कभी कभी कुछ बोल देते हो, फिर कुछ और कोई बोल देते तो फिर वो उसमें लेके बह जाते हो, कोई जीवन में लक्ष्य रखो जैसे हर फादर के बहुत, कंसर्न हाँ होते हैं। जी। बोले इससे अच्छा जो सब बेकार की बातें छोड़ो, कुछ अच्छा एक नौकरी ले लो दिल्ली में। उस समय मैं ग्रेजुएट हो गया था, पोस्ट ग्रेजुएशन में था। बोले कोई नौकरी मिल जाएगी, फिर उसके बाद तुम चढ़ते रहना। मैंने कहा ठीक है वो तो कर लूँगा, और मेरे टाइम्स ऑफ इंडिया में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की नौकरी मिल भी गई थी। और उस समय हाँ
1986 की बात है ये। बड़ी हैंडसम सैलरी और अच्छी नौकरी मानी जाती थी। 3,000 उस जमाने का 3,000 सोचिए आप। जी। और टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा इतना मतलब जान पहचान भी हो गया था उस जमाने में, क्योंकि मैं खेलता था टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए ओह, क्रिकेट। जी और ज़िंदगी की सबसे पहली कमाई मुझे जी स्टाइपेंड के रूप में जी टाइम्स ऑफ इंडिया से टाइम्स ऑफ मिलती इंडिया से मिली। थी। तो मैंने कहा नहीं, एक अटेम्प्ट तो मैं जी जी यूपीएससी जो सारे लोग कर रहे हैं वो भी मैं करूँगा। जी। मैं करना कुछ नहीं है, दोस्त पढ़ रहे हैं, मैं भी उसमें शामिल हो जाऊँगा। तो एक अटेम्प्ट लिया, उसमें हुआ नहीं। फिर और ज़्यादा एक चैलेंज टाइप का हो गया, अरे हुआ कैसे नहीं मेरा। जी। फिर एक आध मैंने ये साल ड्रॉप किया, नहीं लिया इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर। फिर फाइनली थर्ड अटेम्प्ट मैंने क्लियर किया। थर्ड अटेम्प्ट आपने क्लियर। ये बड़ा दिलचस्प सफ़र है। अगर हम देखें, बात करें सुशोभन बनर्जी साहब का, वो जर्नलिस्ट हैं, वो एक्टर हैं, वो क्रिकेटर हैं, और आईपीएस तो वो है ही, और प्राइम पोस्टिंग्स उन्होंने ली है। फादर आपके जाहिर तौर पर मुझे लगता है शायद सर्विस क्लास से। जी बिल्कुल बिल्कुल, टेक्नोक्रेट थे। टेक्नोक्रेट थे। और ही वाज अ मेटलर्जिकल इंजीनियर। तो मदर भी क्या जॉब में थी या? नहीं, मदर जॉब में नहीं थी, बट मेरी मदर की अकम्पलिशमेंट शायद इससे भी ज़्यादा बढ़कर है। 1948 में कैलकाटा यूनिवर्सिटी की MA बंगला में उन्होंने MA किया था। उनका डिग्री आज भी हम देखते तो बहुत गर्व महसूस होता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो या इसका साफ मतलब है कि आप एक ऐसी फैमिली से हैं जो बहुत ही अपराइट और बहुत ही एजुकेशन, और वैसे भी बांग्ला परिवारों में शिक्षा और अभिनय और संगीत, ये संस्कार परिमार्जित होते हैं। जब आप भारतीय पुलिस सेवा में आए तो मतलब बहुत ही दिलचस्प यात्रा है आपकी। आने के बाद क्या लगा कि ये मेरा नहीं, मुझे तो विश्वास हुआ नहीं। मेरे दोस्त थे, देखने गए थे, बोले हो गया। तो मैंने कहा ठीक से देखा, कोई और नाम तो नहीं। जी। तो खैर जो भी है, फिर सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित मेरे फादर थे। बहुत समय लगा, जब खुद जाके पेपर लेके आए। पेपर लेके जब उनको नाम, बेटे का नाम दिखा वहाँ पे, पूरे मोहल्ले में लेके गए वो पेपर। क्या बात है। देखो। वाह वाह। जब आपने आईपीएस के तौर पर शपथ ली और जब आप आए इस प्रोफेशन में, तो शुरू में ऐसा तो नहीं लगा, क्योंकि आप कई अलग अलग प्रोफेशन और कई सपनों के साथ आए थे, तो आपको ऐसा तो नहीं लगा कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है जिससे बहुत फिक्स्ड होके चलना पड़ेगा? हालांकि आपने अपने सपने पूरे करके ये शो किया सोसाइटी को भी कि नहीं, अगर आप करना चाहते हो तो कोई भी चीज़ आपके ऊपर प्रतिबंधित नहीं है, आपको किसी ऑब्लिगेशन में नहीं डालती। ऐसा तो कुछ फीलिंग नहीं आया? नहीं बिल्कुल नहीं। बहुत उस समय इतना सोचने का कहाँ वक्त था। हो गया, सबने कहा अरे वाह क्या बात है। मेरे जिनके साथ पढ़ता था उनमें अधिकांश लोगों का नहीं हुआ था। तो मतलब सबसे ज़्यादा जिससे मैं मदद लेता था पढ़ने के लिए, उस मेरे दोस्त का नहीं हुआ। तो वो एक बहुत मेरे लिए, मुझे लगा कि अगर उसका भी साथ में हो जाता तो फिर क्या बात थी। अभिनय भी हमको, आपकी पर्सनैलिटी, हालांकि आपकी पूरी पर्सनैलिटी बिल्कुल, चाहे मैं बात करूं टॉलीवुड की या बॉलीवुड की, उसके किसी खूबसूरत अभिनेता की तरह है। मैं आपको देखता हूं तो मुझे उत्तम कुमार साहब की भी याद आती है, तो बहुत ही रिफाइंड एक्टर है। बहुत बड़ा नाम ले लिया आपने, तो एक एक्सपोनेंट, आइकन है। आइकन है निश्चित तौर पर। फिल्म कहाँ से जुड़ी? क्या आपके युवावस्था के दिनों से ही? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भी इत्तेफाक ही था। एक बड़ी अजीब वाकया वो भी है। मेरी पत्नी को एक कुछ किताब लिखना था, और उसका वो जर्नलिस्ट वो भी थी, तो उनको कुछ लिखना था, कुछ पेपर में निकला था कि कोई लुकिंग फॉर फ्रीलांस राइटर्स। तो दिल्ली में था उस समय, मैं कमांडेंट था सर्विस में आने के बहुत बाद। तो उन्होंने कहा चलो चल के मिलते हैं। तो हम गए, तो उनके यहाँ बड़ी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। बोले इस बारे में आज तो बात नहीं हो सकती, क्योंकि आज हम एक सीरियल के लिए कास्टिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगा इतने दूर से हम गए तो बात तो 5 मिनट कर भी ले तो क्या दिक्कत है। तो आई केप्ट ऑन इंसिस्टिंग कि नहीं 5 मिनट तो बात कर लीजिए, हम आए हैं इतना दूर से। बोले फिर कर लेंगे सर, ऐसा है आज बिल्कुल नहीं हो सकता, इस वक्त मैं कास्टिंग कर रहा हूँ, इसमें आप अगर रोल मांगे तो मैं रोल दे सकता हूँ, पर ये नहीं कर सकता। तो मैंने कहा दीजिए। वाह। आपने कहा ना अभी रोल अगर मांगेंगे तो मैं दे सकता हूँ, तो दीजिए। तो ही वॉज लाइक टेकन अबैक, क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ दीजिए। बोले आप सीरियस हैं? बिल्कुल सीरियस हो, दीजिए। तो उनको देना पड़ा।
कौन सा सीरियल था ये? वो था कोई अपूर्वा नाम का कोई सीरियल था, हिंदी हिंदी हिंदी। नेशनल टेलीविजन नेशनल टेलीविजन में ही था और इट वाज 2 एपिसोड्स। उस समय टेलीफिल्म्स होते थे, एक एक घंटे की 2। हाँ, तो इट वाज समथिंग लाइक दैट। तो फिर बोले यार ये तो मुसीबत में फंस गया हम। मैंने कहा नहीं फिर आप कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल कर पाऊंगा, दीजिए तो सही आप। फिर दिया उन्होंने, टीचर का रोल था, मुझे याद है। तो ये आपका पहला अभिनय से इनकाउंटर था? जी बिल्कुल। और आपने बढ़िया बखूबी अदा किया उसको। और फिर मुझे अच्छा लगा। हाँ। मैंने कहा और करूँगा। उन लोगों की भी रिएक्शन बढ़िया थी। उनको भी बहुत अच्छा था। तो फिर वहाँ से किसी न किसी से मुलाकात हो ही जाती है, तो फिर आगे आगे वो चलता गया। बोले करोगे? हाँ करूँगा। आपने दीवानगी एक फिल्म थी, जी। फिदा एक फिल्म थी, सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो, ये फिल्म आपने की। जी जी जी, पेनिकल साहब जी क्या बात है। तो ये दीवानगी, फिदा, ये हिंदी फिल्म्स थी? जी। और ये मेन स्ट्रीम बॉलीवुड की फिल्म्स थी? मेन स्ट्रीम और बड़ी हिट थी ये फिल्में। अंदाज, हाँ अंदाज, वो प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता की पहली जी फिल्म थी। जी जी। उसमें किरदार आपका डॉक्टर था, मैं लारा दत्ता का डॉक्टर था। जी, क्या बात है। जी। जी, तो ये आपके ये कनेक्शन बॉलीवुड से कैसे हुआ? और फिर श्याम बेनेगल साहब जी। एक बार जब चालू हो गया तो फिर मैं दिल्ली में था उस समय। फिर 4-5 सीरियल तो मैंने कर लिया था दिल्ली दूरदर्शन वाले। फिर 2000 में मुझे बॉम्बे पोस्टिंग मिल गई, जाना पड़ा। वो भी इत्तेफाक, मेरे कमिश्नर ने बुलाया मुझे कि कल सुबह बॉम्बे आपको चार्ज लेना है। खाली था। बोले नहीं वो जाना ही पड़ेगा, वो तो ठीक है, चले गए। और फिर जब बॉम्बे आई गए, मैंने कहा ये काम इससे अच्छा यहाँ से अच्छा और कहाँ हो सकता है। तो देन 2000 के बाद मैं थोड़ा लोगों से मिलना चालू किया। 2002 में ये मेरी पहली फिल्म थी, अब के बरस, राज कंवर जी के साथ। क्या बात है जी। और 2001 में एक डेली सीरियल भी मैंने किया था। 2000 मतलब वो एक के अंत में, सो बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम 2000। पूरा साल जो है वो 150 एपिसोड, 125 एपिसोड था उसमें, परछाइयाँ सहारा में। उसमें भी बहुत ही मतलब मुझे वो करना पड़ा, क्योंकि 6 बजे तक मैं कोई शूटिंग नहीं करना चाहता था। और डायरेक्टर को बोला मैंने कि 6 बजे के बाद मेरे को बुला लो, और सैटरडे संडे जितने भी हैं मैं फुल टाइम दूंगा। उसमें क्या किरदार था आपका? उसमें सिविल में पुलिस ऑफिसर था जी। वो था। पुलिस ऑफिसर वाज नॉट इम्पोर्टेंट, उस पुलिस ऑफिसर कोई काम नहीं था, बट इट वाज अ सोशल ड्रामा। सोशल ड्रामा बड़ा मज़ा भी आया होगा हाँ आपको जी उसको करने में। जी। ऐसा होता था कि कोई सैटरडे संडे जो छुट्टी के दिन में मैं फ्री नहीं होता था वहाँ। कभी कभी डबल शिफ्ट भी किया। क्या बात है, और किसी बिजी स्टार की तरह। मैं आपको आपके प्रोफेशन की तरफ लेकर आता हूँ। ब्रिटेन में हमने सुना है कि पुलिस वाले जो होते हैं उनको बॉबी बोला जाता है, क्योंकि बड़ा प्यार करते हैं लोग। ऐसा आप उसी तरह के, जैसे हम अमेरिका में देखते हैं कि 6 फुट का एक खूबसूरत पुलिस वाला, गॉगल रेबन का लगाए हुए, बड़ा फिट, आप पूरी उसी तरह के एक आईपीएस की तरह नज़र आते हैं। तो क्या आपका स्टाफ भी बड़ा, उसको भी बड़ा लुत्फ, क्योंकि मैं आपकी पर्सनैलिटी को जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि उसमें कोई अंदर से कोई कॉम्प्लेक्स नहीं दिखता मुझे, न सुपीरियर होना भी नहीं चाहिए। क्यों भाई? जी। हर आदमी जो भी काम कर रहा है, जहाँ भी जिस रैंक में कर रहा है, जिस स्तर पे कर रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। उनके बगैर शायद ये पोस्ट जिसमें है मैं हूँ वो इररिलेवेंट हो जाता है ना। तो जो मतलब किस्मत में लिखा था, जिनको लिखा था वो काम करना है तो वो करना है। और उसमें सबके लिए एक हम बराबर समझना चाहिए कि कोई छोटा नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। जी। पद छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन कद छोटा बड़ा नहीं हो सकता। वाह, है ना। खूबसूरत बात है, बिल्कुल ठीक है। कुछ इस तरह के अनुभव आपके करियर से जुड़े जो आपको बहुत महत्वपूर्ण लगे हों? जैसा मैंने कहा कि एक बहुत ह्यूमन बीइंग, एक ऐसे इंसान आप देखते हैं जिसमें बहुत गहराई है। और पुलिस की छवि आमतौर पर ऐसी होती है कि हालांकि वो बहुत स्टीरियोटाइप बना भी दी गई है। मैंने हमेशा देखा कि आपके कैडर के मैं ऑफिसर से मिलता हूँ तो वो मुझे हमेशा फुल ऑफ लाइफ, ज़िंदगी से भरपूर भी मिले। एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं, अपवाद हर जगह हैं, लेकिन आपका कोई खूबसूरत अनुभव रहा हो इस सर्विस से जुड़ा हुआ, जहां आपको सख्ती भी दिखानी पड़ी हो, जहां मोहब्बत भी करनी पड़ी हो आपको, कोई ऐसा कोई इस तरह के कोई अनुभव आपको?
बहुत हैं। अब खैर आपने जो कहा तो मोहब्बत वाली बातें मैं बताऊं आपको, जी जहाँ भी मैं रहा, ख़ास करके भिंड जी। और दतिया में, ये तो बड़ी मध्य प्रदेश की बड़ी ऐसी जगह मानी जाती है जहाँ ख़ास करके पुलिसिंग। जी जी दतिया में खैर अभी भी मैं जाता हूँ वहाँ, बहुत जाने में बहुत अच्छा लगता है। आज भी मुझे एसपी साहब कहते हैं वहाँ पे। क्या बात है। मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जी। तो दतिया में जब मैं जाता हूँ तो कुछ लोगों को बता के जाता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, जी तो सारे लोग आज भी अपने अपने वाहन लेके झांसी रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं। और मैं जाता हूँ, करीब करीब 15-20 लोगों की गाड़ियों का काफिला चलता है। तो इतना प्यार आज भी वहाँ के लोग मुझे करते हैं। थोड़ी सी वजह भी बता दीजिए मुझे, क्या यही ह्यूमन बीइंग होना, फुल ऑफ इमोशन से होना, सामने वाले से कनेक्ट बनाना, एक रिश्ता बनाना? देखिए, मैं हमेशा यही समझता रहा हूँ, आज भी यही समझता हूँ कि हम लोक सेवा में हैं। हम अफसरी नहीं दिखाने आए हैं इधर, हम लोगों की सेवा करने आए हैं। तो जब लोगों को पता चलता है कि ये एक अधिकारी हैं जहाँ पे हमारी सुनवाई हो सकती है, तो अपने आप वो एक दूरी जो अक्सर देखने को मिलता है, वो दूरी ख़त्म हो जाती है लोगों के बीच में और प्रशासन के बीच में। उदाहरण के तौर पर, जहाँ भी मैं फील्ड में काम कर चुका हूँ तो दरवाजे हमेशा खुले रहते थे, राइट। रात को अगर कोई 2 बजे, मुझे याद है 2 बजे भी मैं जो मिलने आता था, 2 बजे भी मिलता था और ज़रूरत पड़ने पर उनके साथ में जाता था। किसी व्यक्ति को 3 लड़के होने के बावजूद खाना नहीं मिलता तो वो एसपी क्या करेगा? मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले उनको खाना खिलाया मैंने अपने यहाँ। मैंने कहा यहीं रहो, फिर अब जब ढूंढेंगे पिताजी कहाँ गए तो पता चलेगा पुलिस में आएगा। तो 2-3 दिन मैंने वही रखा उसको। जी जी। तो किसी ने कुछ पूछा नहीं, मैंने कहा ऐसा करो, बुला लो उनको। नंबर दिया, वो थाने को बुलाया, तीनों बेटे को इधर हाजिर करो, है ना। जी जी। तो फिर उनको थोड़ा डांटा, मैंने कहा ये कोई तरीका होता है? फिर बोले नहीं साहब, अब शिकायत नहीं आएगी। फिर उसके बाद 15-20 दिन फिर से आया, बोले अब कोई शिकायत नहीं। बोले फिर भी 2 दिन रुक जाइए। बहुत अच्छा, क्या बात है साहब। मैं आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ पर आता हूँ, आपकी अनुमति लेते हुए। इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी, हमारा अनुमान है कि शायद आप प्रेम विवाह ही होगा या जी जी। तो जो आपकी लाइफ पार्टनर हैं, बेटर हाफ हैं, वो जर्नलिस्ट हैं या किसी और? पहले जर्नलिस्ट थी और उसके बाद कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी थी, बड़े ऊंचे पद पे थी। उसके बाद अभी खुद उन्होंने अपना काम खोल लिया है, बॉम्बे में रहती हैं। मेरा बेटा भी बॉम्बे में है जी। तो वो वहाँ पे अपने प्रोफेशन में है, दोनों। बेटा भी बड़ा हो गया, वो भी एक्टिंग में आ गया। हो। और यकीनी तौर पर जिस तरह की पर्सनैलिटी आपकी है और प्रेम विवाह है, तो एक नायाब जोड़ी निश्चित तौर पर होगी। ये रिलेशनशिप जो ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रिलेशनशिप होती है, इस पर अगर आप कुछ बताना चाहें कि कैसे ये रिश्ता आगे बढ़ा? कॉलेज समय क्या ही था, और हाँ वो तो शुरू से साथ में ही थे, तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि भाई हम कुछ, बस साथ में बड़े ही हुए हैं, ऐसा कह सकते हैं। और ये रिश्ता यकीनी तौर पर ये बहुत अहम होता है। एक आपकी पर्सनैलिटी में इतने किरदार हैं, वो मुंबई में रहीं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुद बनाई। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि इस रिश्ते में कई बार कन्फ्रंटेशंस भी होते हैं, लेकिन वो तो देखिए वो तो चलता रहता है। तो इसमें झुकता कौन था? वो उनकी तरफ से पहल होती थी या आप ही? क्योंकि मुझे लगता है आप ईगोलेस पर्सनैलिटी, तो आप ज़्यादा मालूम पड़ते हैं। देखिए, जो सिचुएशन के हिसाब से फिर देखना पड़ता था जी, है ना, कि अब ये सब तो मानी हुई बात है, दुनिया में सबको एक ही चीज़ करना पड़ता है। तो मौका देख के पीछे हट जाना ज़्यादा ठीक होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने मंत्र दिया है व्यूअर्स को भी कि मौका देखिए और पीछे हट जाइए, क्योंकि लंबी और हेल्दी हर चीज़ जो है, पीछे हटने का मतलब पीछे हटना नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है। और मैं अपनी भावनाएं आपसे बिल्कुल जोड़ता हूं, क्योंकि इसी स्ट्रैटेजी को हम भी फॉलो करते हैं कि मौका देकर पीछे हटते हैं, लेकिन पीछे हटना यकीनी तौर पर पीछे हटना नहीं। बेटे की अगर मैं बात करूं, तो ऐसे पेरेंट्स हों तो एक बच्चे की वर्सेटाइल और हरफन मौला ग्रोथ ऑब्वियसली तय होती है।
क्या लगा, किस तरह से आपने क्योंकि आप आईपीएस हैं तो कहीं प्रेशर एक उसके मन में, ये भी उनके मन में आया हो कि मुझे भी अखिल भारतीय सेवाओं में जाना चाहिए, लेकिन बॉम्बे सपनों की दुनिया है, आपने बताया एक्टिंग को चुना है करियर उन्होंने, प्रोफेशन। जी। नहीं, शुरू में तो 4th स्टैंडर्ड तक तो बहुत सारी जगह हम रहे हैं, तो वो भी इधर से उधर, उधर से इधर, दतिया से फिर दिल्ली, दिल्ली से वापस स्टेट, फिर दिल्ली, कई बार चेंज हुआ है। तो उसके बाद जब बॉम्बे मेरी पोस्टिंग हुई 2000 में, उसके बाद हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, वो वहीं पे चलता रहा। मैं वापस आ गया तो वो पढ़ता रहा वहाँ। अब ये तो हमेशा से था कि भाई जो आपको अच्छा लगे, जो करियर आपको चुनना है, हम सिर्फ एक फैसिलिटेटर के हिसाब से ही काम करेंगे। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप ये करो, पर अगर आपको ट्राई करना है, जैसे मैंने उसको आईआईटी की कोचिंग में भी भर्ती किया, देख लो, अगर अच्छा लगता है तो करो, नहीं अच्छा लगा साइंस नहीं, साइंस नहीं, कॉमर्स लेना है, बोला हाँ ये ठीक रहेगा। तो जो भी वो करना चाहा, हाँ, इकोनॉमिक्स में उसने फिर ग्रेजुएशन किया सेंट जेवियर्स कॉलेज से। तो फ्लो में चलने देना चाहिए बच्चों को, है ना। अब ये नहीं है कि हम जो काम करते हैं हमारे सो कॉल्ड हैसियत के हिसाब से भी आपको करना चाहिए। नो, आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग्स। आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ, बहुत कुछ आपने किया, जर्नलिस्ट, अभिनेता, स्पोर्ट्स पर्सन, अखिल भारतीय सेवा, राइटिंग, कोई ऐसा ख्वाब जो अब जीवन के इस लेग में आपके जहन में है कि ये नहीं किया अभी तक, इसको करना है और इसी के साथ फिर जिंदगी में किया भी है और थोड़ा बड़े पैमाने में करना चाहूँगा। आज भी जब हम समाज को देखते हैं, देखिए हम सब इस समाज का एक अंग है ना। तो बहुत सारी बुराइयां अभी भी सामने आती हैं, अभी तो ज़्यादा सामने आ रही हैं, और इस दिशा में अगर मैं कभी कुछ कर पाया तो मैं बहुत भाग्यशाली समझूंगा अपने को, कि हमारे समाज में बच्चियों के प्रति जो भावना है, औरतों के प्रति जो भावना है, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है मुझे। और मुझे गुस्सा भी आता है जब मैं देखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ कि बच्चियों के साथ बलात्कार हो गया और ये जो चीज़ें तमाम देखने को मिलता है। मुझे नहीं मालूम कैसे, पर ये समाज की मानसिकता को बदलने के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि एक बच्ची, एक बेटी भी है, एक बहन भी है, माता तो है ही है ना। और जिस बच्ची के साथ ये गलत काम होता है, बुरा काम होता है, वो भी किसी की बच्ची है ना, वो भी किसी की बहन है। तो क्यों हम अपनी बच्ची के प्रति जो भावना रखते हैं, दूसरों के लिए क्यों नहीं रख पाते? तो ये एक, पता नहीं ये साइकोलॉजी से संबंधित हो या हमारे समाज के जो पता नहीं प्रिंसिपल्स हो, मूलभूत, क्या मुझे नहीं मालूम, पर बहुत डिस्टर्बिंग फैक्टर है ये। इसके लिए अगर मैं कुछ कर पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं चाहता हूँ कि अभी भी मैं थोड़ा बहुत जो भी सोशल वर्क करता हूँ, तो आई स्पेंड अ लिटिल बिट ऑफ माई मनी फॉर एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। थोड़ा सा जो भी मेरे इससे होता है कंट्रीब्यूट मैं करता हूँ। आगे चल के मैं इसको और बढ़ाना चाहता हूँ कि अगर अभी तो आपकी सर्विसेज भी मुझे लगता है कि 6-7 साल या इससे भी अधिक हैं, तो इसके बाद या इन बिटवीन अभी आपने इसको शुरू कर दिया है? मैं बहुत पहले से बहुत पहले से। मैं बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं सुशोभन जी, और आपसे बात करना यकीनी तौर पर एक लाजवाब ट्रीट की तरह रहा है। एक ऐसे शख्स से बात करना जिसके आप जितना खूबसूरत व्यक्तित्व है, उतना ही खूबसूरत उसका मन है, उसका दिमाग है, और उतना ही वो ज़िंदगी को लाइवली लेता है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं सर। आपसे बात करना यकीनी तौर पर एक बहुत ही एक ऐसा अनुभव है जो खुशी से, प्रसन्नता से, सैचुरेशन से भर देता है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंसानियत का जो सबक उनके भीतर है, ये बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। अफसरनामा में इतना ही। अगली बार अफसरनामा में एक और ख़ास अफसर के साथ मुलाकात करने की कोशिश होगी। इजाज़त दीजिए।